All right. So let's start with the introduction. I am Dr. Hansa Malik, and I've been allocated to Pakistan Administrative Service. I got overall 17th position in CSS 2023, and I'm here to give you orientation lecture on English essay. Okay. And Aruj, I did it in my first attempt. I'm reading all the questions side by side. ठीक है. तो बीच में जो relevant questions लगेंगे वो मैं in between ही आंसर कर दूंगी. जो बाकी questions होंगे वो end पर हम separately लेकर चलेंगे. All right. So let's move on. English essay जो है ना वो ऐसा subject है जो जो सबसे ज्यादा फेल होता है. अगर आप पासिंग रेस अगर आप लोग पासिंग रेशो देखें और आप वो लोग देखें जो लोग अटेम्प्ट में बैठते हैं सीएसएस की, उसमें जो सिर्फ सबसे मेन डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश एस्से का. ठीक है. उसके बाद प्रेसी का नंबर आता है और कहीं थर्ड नंबर पर इस्लामियात आती है. इस्लामियात वाले फेल करने वालों का नंबर कंपैरेटिवली कम होता है. ठीक है. इंग्लिश एस्से फेल करने के ना बेसिक 2 से 3 ऐसे रीजंस हैं जो तमाम लोग जो है इंग्लिश एस्से जो है वो फेल करते हैं. ठीक है. वो भी हम डिस्कस करेंगे और पास करने की क्या स्ट्रैटेजी है वो भी डिस्कस करेंगे. एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि अगर कोई आपको ये कहता है ना कि कोई एक मेथड है ऐसे पास करने का, तो दैट इज नॉट करेक्ट एट ऑल. ठीक है. देर आर मल्टीपल मेथड, और किसी एक टीचर के पढ़ाए हुए मेथड से सब लोग पास नहीं करते. ठीक है. कि एक ही मेथड है वही करेक्ट है और वही सब लिख रहे हो तो पास हो जाएगा, नो. ठीक है. वो आपसे जो एग्जामिनर है एफपीएससी का, वो बेसिक 3 से 4 चीजें डिमांड करता है, एंड इफ यू फुलफिल दोस 3 to 4 डिमांड्स, तो फिर आपने जिस मर्जी तरीके से लिखा है यू विल पास इट. ठीक है. सो लेट्स फॉर्मली बिगिन. आज का जो ओरिएंटेशन लेक्चर है वो मैक्सिमम 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स है जो मैंने रखे हैं, सेपरेट किए हैं. सबसे पहले कि एक तो सीएसएस एसए पीएमएस एसए पास कैसे करना है, किन बेसिस के ऊपर होता है. सेकंड चीज, इतना ज्यादा फेलियर रेट इस सब्जेक्ट का क्यों है. ठीक है. फिर हम ऐसे के 1 2 कंपोनेंट्स देख लेंगे, थीम्स देखेंगे, और मैं एक एवेलुएशन भी आउटलाइन जो है वो आप लोगों के सामने एवेलुएट करके भी दिखा दूंगी. उसको डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम डिसाइफर करेंगे, और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मूव करेंगे. ऑल राइट. अच्छा. सबसे पहली चीज कि सीएसएस ऐसे पास कैसे करना है. ऑलराइट. मुझे बस ये बता दें कि आवाज क्या सबके लिए कट रही है या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज कट रही है. कोई भी टेक्स्ट में बता दें. ऑलराइट. क्लियर है. अच्छा. जिनकी तरफ क्लियर नहीं है दे हैव टू चेक देयर ओन इंटरनेट. ठीक है. बाकियों की तरफ क्लियर आ रही है. अच्छा. इंग्लिश ऐसे की डिमांड ना बहुत सिंपल है. सबसे पहली डिमांड ये है कि सिंपल इंग्लिश यूज करनी है, कोई वर्बोस नहीं. ठीक है. वो जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं जो कि 3500 वोकैब की जो लिस्ट है, वो जो हम रटा लगा लेते हैं और फिर हम उसको जबरदस्ती यूज करने की कोशिश करते हैं, उसके 2 नुकसान हैं. एक तो ये कि ऐसे जो होता है वो आपने इतना क्लैरिटी से लिखना होता है कि आपके आइडियाज जो हैं वो क्लैरिटी से कन्वे हो. जब आप वर्बोस करते हैं यानी कि मुश्किल मुश्किल बोल बड़े बड़े से वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो जो इजीली कॉम्प्रिहेंडेबल होने का जो एलिमेंट है ना आपके ऐसे से वो खत्म हो जाता है. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हमें वो वर्ड यूज किस तरह करना है उस सेंटेंस के अंदर समझ नहीं आता. क्योंकि जो भी आपकी जीआरई की वो कैब है, जब हम उसको याद कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं देख रहे होते कि ये एज अ वर्ब है, ये एज अ नाउन है, ये एज एन एडजेक्टिव है. ठीक है. तो उसका यूज जो है, मीनिंग याद कर लिया, वो 1 2 वर्ड्स याद आ रहे हुए वो बस बीच में यूज कर दिए, पूरे के पूरे स्टेटमेंट की सेंस बदल जाती है सिर्फ एक वर्ड से. ठीक है. सिंपल इंग्लिश, दिस मेक्स इट इजी फॉर यू. ठीक है. दूसरी चीज ये कि जो पूछा है सिर्फ वो बताना है. ठीक है. यूजुअली ये जो ये हरकत है ना इररेलेवेंसी वाली, ये 2 सिचुएशंस में होती है. एक, जब आपको टॉपिक समझ ही नहीं आया कि उसने पूछा क्या है. ठीक है. दूसरी उस सिचुएशन में होती है कि आपसे उसने आपको आता बहुत था और आपसे उसने लिमिटेड चीज पूछ ली और आपने सोचा कि यार अब मैं सारा कुछ करके गया हुआ हूँ, सारा कुछ बता कर आऊंगा. ठीक है.
और ये सिचुएशन कब होती है, जब कुछ लोग जेंडर को बहुत इमोशनली पढ़ लेते हैं, जेंडर स्टडीज को, और फिर जेंडर रिलेटेड ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि जो पढ़ के आया हूँ वो बता के आऊंगा। जैसे ब्रिक्स से रिलेटेड उसने सिर्फ एक डोमेन पूछ ली 2024 के अंदर। जिन्होंने पूरा ब्रिक्स पढ़ा हुआ था उन्होंने सोचा कि ये तो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे से रट्टा लगाया हुआ है, लेट्स जस्ट राइट दिस। तो उसने सिर्फ एक डोमेन पूछी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने क्योंकि कॉजेज, इम्प्लीकेशंस और सॉल्यूशन सारे पढ़ लिए, और उसने सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का वे फॉरवर्ड पूछ लिया, जैसे कि पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था 2024 के अंदर। तो उसके अंदर कई स्टूडेंट्स मुझसे अपनी आउटलाइन शेयर कर रहे थे, और उस आउटलाइन के अंदर क्या काम किया हुआ था कि दो चीजें, कोई कि समझ ही नहीं आया टॉपिक क्योंकि उससे पाथवेज दिया हुआ था जो कि है ही वे फॉरवर्ड, जो कि है ही सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या काम किया कि सॉल्यूशंस, वे पाथवेज भी लिख दिए कुछ, और एंड पे सॉल्यूशंस के नाम से भी कोई हेडिंग दे दी, सजेशंस और सॉल्यूशन के नाम से भी। दिस इज व्हेन यू हैव नॉट अंडरस्टूड द टॉपिक। अच्छा, और दूसरे वाला उसी के अंदर सिनेरियो क्या कि बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए पूछ लिया हमने, इतने ज्यादा सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पढ़े हुए होते हैं, तो हम कहते हैं अब उसने पूछ लिया तो सब बता के आएंगे। तो वो पाथवेज की जगह पहले स्टार्ट में बता दिया कि क्या कॉजेज है कि हम प्रॉस्पेरिटी पे नहीं जा रहे। तो वो 7-8 पॉइंट्स उसके दे दिए, तो वो 7-8 पैराग्राफ्स हो गए। जब वो 7-8 पैराग्राफ्स दे दिए, तो आगे जाके पाथवेज लिखे, तो आपका हाफ ऐसे तो इरेलीवेंट हो गया, ठीक है। तो अगर वो आपको हाफ में से मार्क्स देगा तो वो आपको हाफ ही मार्क्स देगा ना, कि अगर आपने बहुत अच्छे भी पॉइंट्स लिखे हैं, पूरा ऐसे करेक्ट लिखा है, कोई ग्रामर की गलती नहीं की, वर्डिंग भी अच्छी थी, एक्सप्रेशन भी अच्छा था, तो आप खुद देखो कि आपने सिर्फ 50% ऐसे ठीक अटेम्प्ट किया है। तो उस 50% में से वो अगर आपको हाफ मार्क्स भी दे, 25 भी दे, तो तब भी आप पास नहीं हो सकते, राइट। सो रेलेवेंसी इज द की। अच्छा, थर्ड वन, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज इन करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ टॉपिक, ठीक है। जब आप 10 टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, और आप एक लफ्ज पढ़ते हैं उसमें से, तो आपको लगता है कि बस जो ये एक पढ़ लिया है वही करेक्ट है, वही एग्जैक्ट, बस ये मुझे एक लफ्ज पढ़ा, ये मुझे आता है, लेट्स जस्ट स्टार्ट राइटिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि टॉपिक क्या डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब इस टॉपिक के अंदर लोग क्या काम करते हैं कि पूरा का पूरा ऐसे विमेन को राइट्स देने के ऊपर लिखाते हैं, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जो आपका जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ठीक है, उसमें वो तमाम जेंडर इक्वालिटी की बात करेगा, ठीक है, तमाम जेंडर्स की बात करेगा, जिसमें सिर्फ वुमेन नहीं आती, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं। तो वो आपने टॉपिक आधा लिख दिया, आधा समझा, हाफ को ऐसे आप लिखा है, बिकॉज क्लैरिटी ऑफ दोज वर्ड्स नहीं है, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज नहीं है कि क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आता है, एक आया हुआ था टॉपिक पास पेपर में, डिजिटल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन सोशल मीडिया। इस तरह के टॉपिक्स के अंदर वो कनेक्शन मिस कर दिया कि क्या उसने पूछा है, ठीक हो गया। सो अगली जो दो चीजें हैं वो बहुत सिंपल है, वो तो आपके इंग्लिश प्रेसी के पेपर में भी, इंग्लिश में आप जो भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे उसमें सेम चीज चलेगी, ठीक है। उसमें है करेक्ट ग्रामर। उसका एक ही हल है कि 12 टेंसेस हैं आपके, उसकी इंग्लिश, उसकी कोई ना कोई 2-3 वीडियोस देख लें, जिन लोग के वीक है अपना यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस देखें, ठीक है। मैं तो 8 स्टैंडर्ड की बुक्स आती हैं दो, आपके टेंसेस के लिए, मैं वो शेयर कर दूंगी स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। वो आप उसके अंदर जितने भी टेंसेस और एक्सरसाइजेस दी हुई है ना, रिलीजियसली गो थ्रू दैम, ठीक है। एक बार आप वो लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, कि वो मिस्टेक नहीं रहेगी। दूसरी चीज, प्लीज बहुत लंबे लंबे जुमले नहीं लिखने, छोटे छोटे करके लिखिए, ब्रेक कर दें, ठीक है, ताकि गलतियां कम से कम, ये चीज। दूसरी चीज ये, करेक्ट स्पेलिंग्स। आप जब किसी को टेक्स्ट मैसेज भी कर रहे होते हो ना, तो सोचो कि इसका क्या, वो ऑटो करेक्ट नहीं यूज करना, ठीक है, सजेशन यूज नहीं करनी। सोचो कि क्या ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं, जो आपको स्पेलिंग भूल रहा हो उसको इंटरनेट पे चेक कर लो। एटलीस्ट आई यूज टू डू दैट, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू। अच्छा, सो नेक्स्ट, अब यही डिमांड जो उसने चीजें की है ना, और फेल भी स्टूडेंट्स उसी चीज की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वो कर नहीं रहे। इररिलेवेंट कंटेंट हमने डिस्कस कर लिया कैसे, कि सिर्फ कॉजेस पूछे या पाथवे, जैसे इनफॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी वे फॉरवर्ड ऐसे आया हुआ था। तो अगर आपने इनफॉर्मल इकोनॉमी या सिचुएशन ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इन पाकिस्तान पर क्वेश्चन लिखना है, तो वो सिर्फ एक पैराग्राफ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा।
उससे ज्यादा होगा तो रिडंडेंसी होगी, इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। क्रैम्ड अप मटेरियल, कोई बुक कंसल्ट नहीं करनी ऐसे के लिए। ठीक है। आपने अपने थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं, थीम्स मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। ठीक है। थीम्स मैं अपने ऐसे के सेशन के अंदर अब इस बार पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है। तो वो साथ रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगी, साथ पढ़ा भी दूंगी थीम्स कि किन किन डायमेंशंस के अंदर हमें इनको पढ़ना है, कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट किस चीज के साथ रिलेट करता है। ये कॉन्सेप्ट वाली चीज जो है डेमोक्रेसी थीम के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी आप मिक्स करके पढ़ते हो। ठीक हो गया। तो वो क्रैम्ड अप मटेरियल नहीं होगा, वो आपका नॉलेज ये होगा कि आपके लिए बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज होगा, और उसके ऊपर बिल्ट कंटेंट आप खुद करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है। तीसरी चीज ये कि इनएबिलिटी टू कंप्लीट द एसे। अच्छा, जो आपके पास है ना 2500 to 3000 वर्ड की लिमिट, अगर आप 1800 तक भी लिख लेते हो तो यू विल पास इजी। ठीक है। वो क्वांटिटी पूरी करते करते क्वालिटी खत्म नहीं करनी। ठीक है, कि पैराग्राफ्स बहुत लंबे कर दिए या ज्यादा कर दिए और एंड तक लिखते लिखते अब टाइम खत्म हो गया, नाउ यू डू नॉट हैव इनफ टाइम, और आपने ऐसे, क्योंकि मार्क्स विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर कंप्लीटनेस। ठीक है। तो 1800 वर्ड्स तक का भी ऐसे, 1700 वर्ड्स तक का भी ऐसे आराम से बहुत लोगों ने पास किया है। और नाउ दिस इज समथिंग दैट इज बीन एस्टैब्लिश, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत से पास करने वाले कैंडिडेट्स के साथ, कि हमारी डिस्कशन हो चुकी है। सो द वर्ड काउंट इज इन दैट स्ट्रिक्टली फॉलोड, कि आपने 2000 ही फॉलो करना है, ही इज नॉट गोइंग टू काउंट इट देयर। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है मैं आप लोगों को जो एग्जामिनर्स रिपोर्ट है डिटेल में वो भिजवा दूंगी। ठीक है। तो वो वहां से इन डेप्थ, ये उनमें से पॉइंट्स हैं विच आई हैव पिक्ड अप। ठीक है। तो मैं आपको भिजवा दूंगी कि वो एग्जामिनर रिपोर्ट भी बेशक आप रीड कर लीजिएगा। यही रेपिटेटिव बातें हैं जो हर दूसरे तीसरे साल बाद वो अपनी एग्जामिनर रिपोर्ट में करता है। ठीक है। यस उमर, द क्वालिटी सीएसएस के अंदर आपके क्वेश्चंस की क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्वांटिटी, क्योंकि 7 पेजेस लिखने वाले लोग, ठीक है, और 11 12 13 14 पेजेस लिखने वाले लोग, दोनों के दोनों को मैंने पास में एलोकेट होते हुए देखा है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की बेसिस के ऊपर। ठीक है। तो इन सीएसएस क्वालिटी हर पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है, और फिर एसए के अंदर तो है ही है। ठीक है। अच्छा, इसको एक मिनट इरेज कर देते हैं। ऑल राइट। ठीक है। सो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि कोई एक मेथड नहीं है, देयर आर मल्टीपल मेथड्स। ठीक है। आपने बस करेक्ट लिखना है। ठीक है। जो ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लिखी या ना लिखी, ठीक है, ऊपर लिख दी है नीचे लिख दी है, इस इन चीजों पे, इतनी छोटी छोटी चीजों पे कोई फेल नहीं होता। ठीक है। आप थीसिस स्टेटमेंट की एक परमानेंट लोकेशन होती होती है जहां लिखनी लिखनी होती है। ठीक है। वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की जो आखिरी 3 4 लाइंस होती है ना, उनमें आपने लिखना ही लिखना होता है। उसके अलावा आप इंट्रो में लिख दें तो वेल एंड गुड। ठीक है। आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग इंट्रो में जहां देते हैं उससे ऊपर लोग थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग लेकर लिखते हैं, तब भी इट इज वेल एंड गुड। ठीक है। तो कोई मसला नहीं। ठीक है। तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, मल्टीपल मेथड्स। तो वो हम सारे मेथड्स जो है डिस्कस करेंगे। लिटरेरी एसेस भी करेंगे, और यकीन करें कि लिटरेरी एसेस जो है वो ज्यादा इजीली पास होते हैं एज कम्पेयर टू ये बाकी टेक्निकल एसेस हैं। लिटरेरी में आप एग्जाम्पल्स बेसिक चुन के, जो कि आपने 12 सब्जेक्ट पढ़े हुए होंगे, यू हैव इनफ नॉलेज, आप उनको अप्लाई करके आराम से वो एसेस पास कर सकते हैं। ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे उस अपने ऐसे सेशन में। ठीक है। अच्छा, सो ये इंपॉर्टेंट चीज, आप में से अक्सर लोगों को ये लगता होगा कि मैं फुल लेंथ ऐसे अभी नहीं लिख सकता। ठीक है। दैट आई डोंट हैव इनफ नॉलेज, आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स। ठीक है। और मुझे याद भी कुछ नहीं है, और मैं जब लिखने बैठता हूँ तो आई गो ब्लैंक। ठीक है। अच्छा, सो इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि जिन लोगों ने अब तक आउटलाइंस प्रैक्टिस नहीं की, वो पहले आउटलाइंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हम हर एक वीक में 2 क्लासेस होती हैं। ठीक है। और फिर अगली 2 क्लासेस नेक्स्ट वीक में होती है, तो हमारे पास पूरा एक वीक होता है बीच में, जिसमें हम 2 से 3 असाइनमेंट्स करते हैं। ठीक है। वो असाइनमेंट्स मैं चेक भी करती हूँ, और साथ वॉइस नोट पर एक एक सेंटेंस पर कमेंट भी करती हूँ कि ये आपने ये स्टेटमेंट जो लिखी है ये वीक लिखी है। ठीक है। इसको यूं भी मोल्ड किया जा सकता था, इसमें ये कनेक्शन मिसिंग है, या ये हमने इनकम्प्लीट लिखी है, ये वेग हो रही है, या आपके टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही। और ये भी बता देती हूँ कि ये
स्टेटमेंट अगर आपने अपने आर्गुमेंट में सबसे टॉप पे लिखा है तो इट शुडंट बी एट द टॉप, ठीक है, ये नीचे आना चाहिए, इसका अरेंजमेंट भी अच्छा नहीं है। तो वो मैं वॉइस नोट के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मेथड इज कि आप अपना थीम प्रिपेयर करें, उस थीम के लिए नोट्स बनाएं, उसका उनके नोट्स का ना रट्टा लगाएं, उन थीम वाले नोट्स का, यानी कि वो तो नॉलेज है ना, बेसिक नॉलेज है, उसका रट्टा लगाएं। क्यों रटा इसलिए लगाना है, बिकॉज दैट विल मेक यू कॉन्फिडेंट कि आपको नॉलेज है, और ये सिर्फ माइंड की गेम है, ठीक है। वो जब एक बार लग जाएगा तब आप उसके बाद जब पूरा ऐसे लिखने बैठोगे तो यूल हैव इनफ नॉलेज, आपको ये होगा कि नहीं नहीं मैंने कुछ याद किया है, कहीं ना कहीं उससे पॉइंट्स रिलेट कर पा रहे होगे आप, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले वाली क्लासेस के अंदर पहले थीसिस स्टेटमेंट पढ़ाती हूँ मैं, और उन थीसिस स्टेटमेंट को एटलीस्ट पास पेपर के टॉपिक में से 2 से 3 हम असाइनमेंट्स कर लेते हैं कि हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट 10 थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है एक असाइनमेंट में, फिर वो चेक होती है, फिर अगली आप करते हो। तो थीसिस स्टेटमेंट के बाद फिर आउटलाइंस के बाद ऐसे का एक एक कंपोनेंट, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, और फिर आपके जो बॉडी पैराग्राफ्स वगैरह है, और फिर फुल लेंथ ऐसे, ठीक है। तो वो हम प्रॉपर प्रोसेस लेके चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ एसे से रिलेटेड, ठीक है। वो ये कि टाइप्स ऑफ एसे जो है वो एज सच मैं नहीं पढ़ाती, क्यों? क्योंकि अगर आप अपना एसे पेपर का पहला पेज पढ़ें तो उसके अंदर वो कहता है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस, फॉर एग्जांपल एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि कोई एक भी टॉपिक जो है उसको आइडेंटिफाई कर लें एज एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे या डिस्क्रिप्टिव ऐसे आइडेंटिफाई कर लें और उसी पे लिखना शुरू कर दें, ठीक है। नहीं, ही सेज दैट कंबाइन ऑल दीज डिस्कोर्सेस, किसी जगह आप आर्गुमेंटेशन दें, किसी जगह आप नरेशन करके अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, ठीक है, कहीं पर आप एक्सपोज करें टॉपिक को, ठीक है। आप मिक्सचर कर सकते हैं, आप नरेशन नहीं करना चाहते ना करें, नहीं आ रही कोई मसला नहीं है, लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, ठीक है। कोई एक आपको लिमिट भी नहीं करा वो यहाँ पर, ठीक है। और फिर वो क्लियरली लिखता है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंट एंड क्लैरिटी। अब वो इंग्लिश ग्रामर और स्पेलिंग्स इसलिए नहीं लिख रहा ये 2 वर्ड्स, क्योंकि उसको है कि इंग्लिश का पेपर देने के लिए बैठे हैं तो ये तो प्री रेक्विजिट है, ये तो आना ही आना चाहिए। अगली लाइन तो वो आपको इंस्ट्रक्शन में बता देता है कि आपने ऑर्गेनाइज प्रॉपरली किया हो, रेलिवेंट डाटा दिया हो, और क्लैरिटी हो आपके आर्गुमेंट्स के अंदर, कि अगला जब रीड करे तो उसको पता चलता है, ठीक है। अच्छा, सो उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे कि जितने सारे कंपोनेंट्स हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे प्रॉपरली, सारी डिटेल के साथ, प्रॉपर एक एक लेक्चर, और साथ साथ मैं सारे सैंपल्स भी दिखाती हूँ, ना सिर्फ अपने बल्कि बहुत से क्वालिफायर्स के, फ्रेंड्स के, सीनियर्स के, ठीक है, जिनसे मैं ऑफ एंड ऑन गाइडेंस लेती रहती थी, तो आपको पता चले कि हाउ डिफरेंटली ऑल दीज स्टूडेंट्स यूज टू अप्रोच द टॉपिक, ठीक है। तो वो मैं हर टॉपिक के साथ एटलीस्ट डिफरेंट किस्म की डिफिकल्ट वाली जो आउटलाइंस होती है ना, वो जरूर दिखाती हूँ ताकि समझ आए, क्लैरिटी से पता चले, ठीक है, कि ये तरीका भी हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू हैव टू फॉलो दिस, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ठीक है, उससे क्लैरिटी आती है। अच्छा, सो नेक्स्ट, अच्छा ऐसे में बेसिस ऑफ ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। थीम्स भी अब मैं पढ़ाऊंगी प्रॉपर, उसके अलावा टॉपिक को कैसे डिसाइफर करना है, ठीक है, आउटलाइन फॉर्मेशन, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, ठीक है, कैसे करना है, वो सारी चीजें साथ साथ चलेंगी, ठीक है। तो वो ओपन इंटरैक्टिव सेशन होगा, यहाँ पर तो आप लोग म्यूट है और कोई बात नहीं अभी फिलहाल कर सकता, लेकिन लेक्चर्स में हम लोग ओपन माइक भी करते हैं एंड पर, ताकि जिसने बोलकर पूछने हैं वो पूछ ले। बाद में भी ऑल द टाइम आप जब भी टेक्स्ट मैसेज करके पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल, ठीक है। अच्छा, सो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 2 लेक्चर्स होंगे वीक के अंदर, और एवेलुएशन के बगैर कोई ऐसे होता ही नहीं है, ना ऐसे की प्रैक्टिस हो सकती है, ना ऐसे पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो जो है प्रॉपर एवेलुएशन और चेकिंग तो होगी, उसके बगैर तो आई बिलीव कि ऐसे लेने का कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, सो इसको देखें। अच्छा, सो ये आपकी कुछ थीम्स हैं, ठीक है। इसमें से बहुत से ऐसे थीम्स हैं कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ ली होंगी, और जो सॉरी,
जो मेन थीम्स है वो तो मैं आप लोगों को सेपरेटली पढ़ाऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपकी सोशल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, अक्सर इनमें से क्वेश्चन आ जाता है इन पर, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमी है, मीडिया को वो डेमोक्रेसी से भी रिलेट कर देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से भी रिलेट कर देता है, ठीक है। वो मीडिया को तो अक्सर चीजों के साथ अटैच करके पूछता है, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिसमें यूजली डेमोक्रेसी गवर्नेंस कैसे चलती है। एक बार 18th अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ओवरऑल वो जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ मेजर मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ओवरलैप करके वो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। वो हम पढ़ लेंगे। एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसे आ जाता होता है जिसमें एआई या टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, ठीक है। फिर नेचुरल साइंसेज, इश्यूज, डिजास्टर्स, सब कुछ इससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्लाइमेट चेंज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है आपके, आई होप कि आपको नजर आ रहा हो, ऑलराइट। तो एक करंट अफेयर से भी टॉपिक होता है या दो भी आ जाते हैं, ठीक है। आई थिंक 2024 में दो थे। उसके अलावा जेंडर पर एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। और फिर लिटरेचर बेस्ड, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अभी तक अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछे इंग्लिश एसे से रिलेटेड। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो फिर हम बाद में लेंगे, और फिर इसके बाद हम एक आउटलाइन देख लेंगे, एवेलुएट कर लेंगे, ठीक है। समीउल हसन ने पूछा हुआ है, मैम ये सारे थीम्स कवर करवाएंगे आप? मैक्सिमम और इम्पोर्टेंट थीम्स लाजमी कवर कराऊंगी, सारे प्रोबेबली ना हो सके, लेकिन जो मेजर मेजर हैं जिनमें से हर साल लाजमी आता है एक एक ऐसे का टॉपिक, वो हम लाजमी कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो डाटा कलेक्शन फॉर ऐसे ये है कि आप एक थीम पकड़ ली, ठीक है। उसको आपने कवर इस तरह करना है कि आपने उससे रिलेटेड आपने अपना देखना है कि पाकिस्तान में स्टैंडिंग क्या है उसकी। उसके अलावा आपने देखना है कि वर्ल्ड में स्टैंडिंग क्या है उसकी, ठीक है, अगर आप एजुकेशन आपने ले लिया है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि अ, अभी इश्यूज क्या क्या है, कि इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम अगर वीक जा रहा है। उसके बाद जो है फिर आपने बता देना है, सॉल्यूशंस लिख लेने हैं अपने नोट्स के अंदर। और एंड पर आपने कर लेना है कि केस स्टडीज, कोई ना कोई दो से तीन, या केस स्टडी में हम ये देखते हैं कि सबसे बेस्ट सिस्टम किस कंट्री का है, ठीक है। फिर उस बेस्ट सिस्टम को जो है ना हम अप्लाई करके सीखते हैं। अच्छा, सो मैं ऐसे से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस देखती जाऊं। वेट, लेट मी जस्ट रीड। डाटा कलेक्शन हो गया, थीम्स वाला क्वेश्चन हो गया, वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से करनी है। समी, जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कहाँ से थीम कहाँ से ढूंढना है, ठीक है। मुनजा, ड्यूरेशन जो है ऐसे की पहली क्लास कल से, ठीक है। और कल रात 9 बजे। और जो फी है वो 7,000 है फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, विच इज वेरी लेस। अच्छा, उसके अलावा जो है, मैम आई डू नॉट राइट pieces in outline but only in intro and okay, all right। लेकिन शाहजेब, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिस तरह उसने अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन मांगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के डज फॉरेन एड हेल्प अ कंट्री प्रॉस्पर, ठीक है, इस किस्म का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द कंट्री, उसके अंदर आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं। क्यों? ताकि आपका स्टांस क्लियर हो जाए, ताकि उसको पहले ही पता चल जाए कि ऐसे किस डायरेक्शन में जाने लगे, कोई उबहम अनक्लैरिटी रही ही ना, ठीक है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ, बाकी आप अपने इंट्रो के एंड पर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, सो हमजा का क्वेश्चन है कि ऐसे एक मुश्किल सब्जेक्ट है तो आप एक वीक में 4 क्लासेस ले सकते हैं। एक वीक में 4 क्लासेस अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे ना, ऐसे को सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे और लिखेंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि ऐसे तो मैं चाहूँ तो आपको 3 से 4 घंटों में जल्दी जल्दी यही पढ़ा लूँ, आप नोट्स लिख लें, ठीक है। लेकिन आपको सैंपल्स दिखाने का, प्रैक्टिस करवाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो एक एक एलिमेंट, एक एक कंपोनेंट जो है वो प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। वो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा पता नहीं चलेगा कि आपको असल में समझ आई है या नहीं आई। सुन के आसान लगता है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो पेपर पे ना, यानी कि जब आप प्रोड्यूस करते हो, रिप्रोड्यूस करते हो पेपर पे, तो वो वैसा रिप्रोड्यूस नहीं होता, इट कम्स विद प्रैक्टिस,
ठीक है। तो 4 क्लासेस मैंने देनी होती तो मैं 4 क्लासेस देके 2 वीक्स का कोर्स कर देती, कोई मसला नहीं था। ठीक है। इनम एवेलुएशन भी और लेक्चर्स भी ऑब्वियसली। अच्छा, सो किसी ने पूछा है कि मैम हाउ टू नो व्हाट आई एम राइटिंग इज रेलेवेंट और इररेलेवेंट। अपना टॉपिक बार बार पढ़े, ऐसे के दरमियान पढ़े, तो आपको समझ आएगी कि तो मैं लिख रहा हूँ क्या उससे रिलेट कर रहा है या नहीं। अच्छा, टाइमिंग्स ऑफ क्लासेस जो होंगी वो हम स्टूडेंट से डिस्कस करके रख लेते हैं, यूजली 9 या 9:30 के बाद। 1 और 30 मिनट्स की क्लास होगी। ठीक है। Alright, I attempted 2024 paper with no thesis and outline. That is fine, Shahzeब. इरम, मैं नंबर ड्रॉप कर देती हूँ, फिर आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके ये वाली डिटेल्स पूछ लीजिएगा। जी, सिर्फ सिंपल एसएस की इवैल्यूएशन भी अवेलेबल है, वो मैं आपको अभी नंबर ड्रॉप कर देती हूँ, आप उसमें मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों की टाइमिंग ओवरलैप कर रही होगी तो हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, टाइमिंग एडजस्ट हो जाएंगी। अच्छा, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बिगिनर हैं और जिनको ऐसे का बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, उनके लिए ये ऐसे बहुत एप्ट रहेगा, क्योंकि आई स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम द बेसिक। और जब तक आप लोगों को समझ ना आए, बेशक क्लास में समझ नहीं आ रही, आप बाद में मैसेज करके पूछ लें, ठीक है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा, विल कीप डिस्कसिंग इट। ठीक है। So, Meena, I hope that answers your question. आयजा, प्रैक्टिस ये होगी कि हर वीक में एटलीस्ट 2 से 3 असाइनमेंट्स लाजमी होंगी। डेज ऑफ क्लासेस जो है तैयब, वो हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके रखते हैं। ऑल राइट, लेट मी राइट डाउन द नंबर है। ठीक है। फिर ताकि हम जो है ना एवेलुएशन की तरफ जाएं और फिर हम बाकी क्वेश्चंस लेंगे। तो आप लोगों को मैं नंबर ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है, फिर हम आगे इसके बाद आगे जो हमने एवेलुएशन करनी है वो देखेंगे। 333। ऑलराइट, फोन नंबर मैंने ड्रॉप कर दिए। ठीक है। अच्छा, आप लोग जरा टेक्स्ट मैसेज में या बॉक्स में ड्रॉप कर दें कि हम क्वेश्चंस ही फर्दर लें या हम ऐसे एवेलुएट कर लें। ऑलराइट, ऐसे एवेलुएट कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सीधा कहा हुआ है। लेट मी जस्ट चेक। हाँ जी, बस वो हम लोग उससे पहले खत्म कर लेंगे। लेट मी जस्ट ओपन दिस अप। अच्छा, सो टॉपिक है हमारे पास एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। ठीक है। अच्छा, सो इसके अंदर अगर आप देखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ थीसिस स्टेटमेंट लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि
जब आपको दे दिया जाता है ना आपकी स्टेटमेंट के अंदर और कवर्ड, तो वो आपको कह रहा है ये या ये। फॉर एग्जाम्पल ही सेज के फोन और ईयरबड्स, इनमें से एक चूज करना, यू कैनॉट हैव बोथ। इफ यू वुड हैव रिटन एंड, तो इसमें उन्होंने कहा था कि ये दोनों, इन दोनों पे लिखना है कंबाइन करके। ठीक है, उसने पूछा एक, इनमें से एक बताना है। ठीक है, सो यू ऑलवेज हैव टू चूज। अच्छा, सो इसके अंदर क्लियरली अगर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखो इस किस्म के एसेस के अंदर तो लाजमी लिख दें, ताकि आपका स्टांस क्लियर हो जाए कि आपको लगता है कि एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक ब्लेसिंग है या कर्स है। ठीक है, तो वो आप जब बताओ तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप ये वाला थीसिस स्टेटमेंट पढ़ो तो ये कंपैरेटिवली वीक है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके अंदर स्टांस लिया हुआ है, लेकिन इस स्टांस को इतना क्लियरली नहीं लिया हुआ कि ऑपोजिट साइड की बातें भी मिक्स थी। ये रीड करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। तो फर्स्ट लाइन इज कि स्प्रेड ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स कभी भी नहीं लिखते। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्लीट लिखते हैं अगर उसने, क्योंकि वरना वो आपको एक्सपेंडिंग आईटी दे देता। ठीक है, तो अगर वो दे देता तो आप यूज कर सकते हैं, वरना नहीं आप यूज कर सकते, फुल फॉर्म लिखेंगे आप। Spread of IT has created both negative and positive impacts in the modern world, जो कि मीडियम स्टांस हो गया, अभी तक सांस नहीं लिया। Despite some significant negative effects, expanding IT is more of a blessing due to the vast array of benefits that it has provided to mankind. यहाँ पर सांस लिए, लेकिन एक लाइन से पहले भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात कर दी फिर भी। ठीक है, और एंड पर फिर कि बाय मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसिंग इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैन आल्सो बी मिटिगेटेड। तो उसकी पॉजिटिविटी की साइड ले रहा है ये स्टूडेंट, बट एट द सेम टाइम नेगेटिव साइड को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने देना भी है तो ये मिड वाली दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बार एंड पे काफी है। ठीक है, कि उनको भी मिटिगेट कर दें तो बिल्कुल अगर कुछ भी फ्लॉज हैं तो वो भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। फिर आप इस पैराग्राफ से कोई इशू नहीं है, आप अगर ओवरव्यू देना चाहो कोई भी टॉपिक के अंदर कोई डिफिकल्ट लाइन है, ठीक है, कुछ भी ऐसा आ जाता है और आप ओवरव्यू देना चाहो तो आप दे सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये चेक होने के लिए मेरे पास आई हुई थी, दिस इज नॉट व्हाट आई टीच। थीसिस, एंटायर थीसिस और सिंथेसिस जो है, ये जो हेगलियन डायलेक्ट है। ठीक है, आपने अगर हेगल फिलोसोफर को पढ़ा होगा तो उसने ये दिया था। ठीक है, और फिर उसको ऐसे के ऊपर अक्सर लोग अप्लाई करते हैं, बट डोंट डू दैट, क्योंकि ये हर टॉपिक के ऊपर अप्लाई नहीं होता। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे ये इट लीड्स टू रेपिटिशन। अब लिखा कि एडवांटेजेस ऑफ, क्योंकि हमने ले ली साइड के जो है ना बेनिफिट्स, वास्ट एरे ऑफ बेनिफिट्स है थीसिस स्टेटमेंट के अंदर लिखा। तो उसके अंदर उसके बाद लिखा कि एडवांटेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू मैनकाइंड, डॉट नहीं, क्योंकि इसके नीचे आप एनलिस्टिंग करने लगे तो आप लगाएंगे कॉलम। ठीक है, और ये थीसिस आगे लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। आप लोग को ये नजर आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा कि ट्रांसफॉर्म्ड वेरियस सेक्टर्स सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ। अब वेरियस सेक्टर्स के बाद एक तो एनलिस्टिंग कर दी, और कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है वो पार्ट मिसिंग है। ठीक है, तो वेग हो गया। इसको थोड़ा सा क्लैरिटी से एक्सप्लेन करना चाहिए था कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको रेवोल्यूशनाइज कर रही है। ठीक है, अच्छा, और ये वर्ड्स ऐसे सच एस हो गया, जहां पर आपको ये वर्ड्स ऐड करके एक्सप्लेनेशन देनी पड़े वो सेंटेंसेस वीक हो जाते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे के अंदर, जहां आप बहुत ज्यादा लंबी लाइंस पर खींच कर अपने आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते, वहां सच एस जैसे वर्ड्स लिखकर अपनी स्टेटमेंट्स वीक नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, सो अगर आपने पॉजिटिव टाइप चूज कर ली, ठीक है, तो उसके बाद सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखना और 5 पॉइंट्स जो है नेगेटिव के लिखना, तो आपको नहीं लगता कि आप अपने स्टांस के साथ इनजस्टिस कर रहे हो? क्योंकि आपने तो अपना स्टांस चूज कर लिया कि आपको लगता है कि इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, ठीक है, और नेगेटिव कम है। लेकिन आपने जब लिखा, आपने 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव लिखे, तो आपने तो फिर मीडियम हरकत कर दी, राइट? तो इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इनको कोई जरूरत नहीं इनको लिखने की, और इसके अंदर भी सारे पॉइंट्स मैं इनको पढ़ देती हूँ, क्योंकि आगे जो आप सेंटेंसेस में देखोगे वो देखना कि कैसे इन्हीं पॉइंट्स का आंसर दिया हुआ है। तो पहला लिखा कि नेगेटिव एक्टिविटीज हैव आल्सो इंक्रीज many fold due to ease of communication। फिर लिखा कि आईटी हैज क्रिएटेड अ डिजिटल डिवाइड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, किया है डिजिटल डिवाइड। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एक्सपैंडिंग आईटी ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, जैसे आपके बेनिफिट्स का ना ये ऑपोजिट पॉइंट लिख दिया, अपने पॉइंट को निगेट कर दिया, राइट?
so curtails the growth of democratic norms through digital crackdown, and it endangers human safety through cybercrime. ये मैंने इसलिए रीड किया है बिकॉज आई वांट टू शो यू कि कैसे अगले सारे पॉइंट्स जो है ना, इन्हीं का आंसर है। पहले दो पॉइंट्स भी ठीक थे। यहाँ पर ऊपर स्टेटमेंट दी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड मोर बेनिफिट्स टू मैनकाइंड टू आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस। तो उन डिसएडवांटेजेस को ऊपर 5 पैराग्राफ लिखने के बाद उनको दोबारा निगेट किया है। ठीक है, कि इवल माइंड्स आर नॉट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमने पहला पॉइंट लिखा था, उसके ऑपोजिट लिखा। फिर कि आईटी हैज मोर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन देन नेगेटिव। अब आप मुझे खुद बताएं कि थीसिस के अंदर पहला वाला जो पैराग्राफ जिसमें एडवांटेजेस लिखे हुए थे, उसमें भी यही बात लिखी हुई थी कि हेल्थ एंड एजुकेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर जब एंटायर थीसिस अपनी तरफ से लिखा, उसके अंदर नेगेटिव साइड चूज की और उसके अंदर भी सेम काम कर दिया। ठीक है, और फिर जब तीसरी जगह लिख रहे हैं तो फिर आप फिर कह रहे हो कि बेनिफिट्स है, तो क्या ये रिडेंडेंसी नहीं? क्या हर पैराग्राफ पे आप मिक्स नहीं करें हर चीज? क्या ऐसा नहीं? ठीक है, सो फिर कि अल्टीमेटली प्रोमोटेड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन द लॉन्ग रन, और फिर एंड पे कि एक्सपेंडिंग आईटी इंश्योर्स ह्यूमन सेफ्टी इन लॉन्ग रन। तो आप ये वाले सारे पॉइंट्स देखो कि ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस के साथ इतना शदीद ओवरलैप करें कि आप एक पहले 5 पैराग्राफ्स के अंदर अपनी नेगेटिव पॉइंट्स बताओगे, फिर आप उन्हीं को पॉजिटिव बताओगे, तो आप डिस्टिंक्शन कैसे करोगे? सही हो गया? तो ये आप डाइवर्ट करे होते हो अपने टॉपिक से। ठीक हो गया? तो इस किस्म के हम ढेर सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अभी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चंस लेने हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब ओपन है आप लोगों के पास स्पेस के, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। ऑल राइट, अच्छा, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस। ठीक है, और अब हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो कि कब अनाउंस होगा। अच्छा, जो आप स्टेटमेंट आउटलाइन के अंदर स्टेटमेंट्स देते हो वो आप फ्रेजेस भी लिख सकते हो, सेंटेंसेस भी लिख सकते हो। केस इन पॉइंट बहुत ज्यादा वो जरूरी नहीं कि आपने देना ही देना है, दें या ना दें दोनों के साथ लोग पास हो जाते हैं। कोई इतनी शदीद रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा 46 स्कोर था मेरा ऐसे में। फियर ऑफ फेलियर को खत्म करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए एक ही जुमला है कि इट इज बेटर टू स्वेट इन पीस देन टू ब्लीड इन वॉर। जितनी ज्यादा प्रेपरेशन आप पहले कर लोगे, उतना ज्यादा आप एंड पर जो है ना वो फ्रेट नहीं करोगे, वो फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाएगा। अच्छा, जी जवाब फिलोसॉफिकल ऐसे अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, वो पास करने कंपैरेटिवली लिटरेरी और वो ऐसे इजी होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ अप्लाई हो सकता होता है। हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी फॉर सीएसएस? 6 मंथ्स तो बिल्कुल, और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सीएसएस की पढ़ाई की थी। ठीक है, तो उसमें अराउंड 10 आवर्स तो डेली के हो ही जाते थे फॉर 6 मंथ स्ट्रेट। आउटलाइन उम्र जब आप एक बार लिखना शुरू करते हो तो ज्यादा टाइम लग रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली जो है वो मैक्सिमम 30 40 मिनट्स तक आ जानी चाहिए। समी पेन से, अगर पेन ये डिसाइड करते होते ना कि कौन किसका कितना स्कोर आएगा, तो आई विश आई कुड टेल यू, मैं पॉइंटर से लिखती थी, ब्लू और ब्लैक पॉइंटर से, और ब्लैक और ब्लू मार्कर्स। अब मैं देखे बगैर बिल्कुल नहीं बता सकती इरम के 22 मार्क्स क्या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे में कंटेंट इररेलेवेंट होगा तो तब भी वो कम स्कोर देगा, ग्रामर ठीक नहीं होगी, गलतियां बहुत ज्यादा होंगी, तब भी कम स्कोर देगा, तो वो देखे बगैर नहीं पता चल सकता। जी सोनिया, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। वेल, अभी मैं एलोकेट हुई हूँ, अभी मैं हूँ नहीं, अब मैंने होना है ये। अच्छा, सो लेट्स
अरिका, जो मेरी आउटलाइंस है वो हम सेशन में सारी शेयर करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे, लिटरेरी पर भी। बिया नोट्स बनाने का तरीका ये है कि आप इंटरनेट को, यूट्यूब को, और जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स है ना, उनमें से जरूर उस टॉपिक को एक एक नजर देखें, और उसके लिए ना बड़ी जल्दी, वो जैसे बुक को यूं यूं देखते हैं ना, यूं यूं करके, वो इस हिसाब से आपने देखना होता है कि यू पिक अप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से, ठीक है। उमर, माय टीचर वाज सर हाशिम मसूद, was a batchmate of Sir Usman, and he used to teach essay at Tutify at that time. तो मैंने उनसे पढ़ा था. Now he has stopped teaching क्योंकि उनकी अपनी obviously मसरूफियत है फील्ड वर्क में, तो that's fine. नहीं ज़ुनैरा, जो evaluations वाले हैं obviously वो separate है. जो सेशन में होंगे उनकी evaluations और उनके lectures दोनों combined होंगे. जब आप मटेरियल को अच्छी बुक से ले रहे होते हो तो आप उसको एग्जैक्ट कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। आमना, जेंडर स्टडीज वाजंट माय सब्जेक्ट। मीडियम नोट्स बनाने हैं आपने। अच्छा, इंग्लिश ऐसे या सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, ठीक है। मुन्नसा, कल कल शाम तक करवा सकते हैं क्योंकि कल फिर क्लास स्केड्यूल होगी, और अगर आप लेट स्केड्यूल करोगे तो आप क्या टाइम पे रखवाना चाहते हो उसको वैल्यू नहीं मिल पाएगी। अब मीना, हाउ मेनी मंथ्स टू बी गिवन टू ऐसे? हर रोज या हर दूसरा दिन तो लाजमी देना है, सो 6 मंथ्स, अब यहाँ से ऑनवर्ड 6 मंथ्स रहते हैं तो 6 मंथ्स। ऐसे और इंग्लिश प्रेसी का पेपर जो है वो हर रोज प्रिपेयर होता है, ठीक है। अनुषा, आई विश आई न्यू, आई विश आई न्यू, एंड आई विश आई कुड आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू। मैं आप लोगों के 2024 वाले एसेस के ऊपर कमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। और प्लस किसी से कमेंट करवाया भी ना करें, जो पेपर में लिखा है वो बस लिखा है, ठीक है। एटलीस्ट 1 या 2 दिन जरूर लगाएं एक थीम प्रिपेयर करने में, ठीक है उसका, क्योंकि डाइवर्सिफाइड नॉलेज आप यूट्यूब पे वीडियोस देखनी होती है तो डिफिकल्ट हो जाता है। सिर्फ मॉक्स और एवेलुएशन भी चल जाती है मीना। हर वीक में निम्रा 3 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है। और वो प्रॉपर उसके थीसिस स्टेटमेंट्स, इंट्रो, कंक्लूजन, हर चीज एवेलुएट होगी, ठीक है। 6 मंथ्स अरूज। 1 अगस्त से मैंने पढ़ाई शुरू की थी और 1 फेब को पेपर थे। आयशा, जो मैंने नंबर ड्रॉप किया है मैं एक बार फिर ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। तो आप फिर जो है ना उस पर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। तो वहां से आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी। अच्छा, ऐसे जो है वो आपका स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट नहीं होती, ठीक है। वो आपका ऐसे होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फैक्ट्स और फिगर्स डालने वाला जो एक वो है ना कि डर, वो उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू मीना। जी ना, मॉक्स तो देने पड़ते हैं लेकिन मैंने कम मॉक्स अटेम्प्ट किए थे क्योंकि टाइम थोड़ा था।
थैंक यू समी। मैंने मीना जनवरी में दिए थे टेस्ट और मॉक्स। जैनब, माय स्ट्रैटेजी वाज स्पेसिफिकली ऐसे के लिए वो ये थी कि मैं थीम्स जो है उनको शॉर्ट नोट्स बना के, जो जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं वो भी मैं ग्रुप में वैसे शेयर कर देती हूँ। तो वो शॉर्ट नोट्स बना के 1 पेजर या 2 पेजर बिल्कुल छोटे छोटे से, एंड आई यूज टू एनलिस्ट, मैं उसका रटा नहीं लगाती थी। तो अगर मैंने कॉजेस देखे हैं किसी भी चीज के, कि अगर मैं एजुकेशन का थीम प्रिपेयर करी हूँ और एजुकेशन के डाउनफॉल से रिलेटेड कॉजेस लिखे हैं, तो सिर्फ वन वन वर्ड कि आउटडेटेड करिकुलम है। उसके अलावा हमारे पास एजुकेशन अपार्थाइड है, और जो एग्जामिनेशन सिस्टम अपार्थाइड है वो, ठीक है। सो सर जस्ट वर्ड्स, ठीक है। और फिर उससे खुद, उससे रिलेटेड आप कोई ना कोई, क्योंकि आप आर्टिकल्स पढ़ के वो लिस्ट बना रहे होते हो, ठीक है। तो आपके माइंड में नॉलेज इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। वो नॉलेज जो है फिर आपके माइंड में जब आपने एक बार रीड किया होता है ना सिंपल वर्ड्स में, और फिर उसके सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, तो वो स्टिक करता है। यकीन करें, आपको लगता है उस टाइम पे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन रहता है, ठीक है। अच्छा, सो मेरे ऑप्शंस थे पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, साइकोलॉजी। सारे हो गए राइट, कोई मिस नहीं हुआ। जुनेद, इसको ऐसे खत्म करना है कि थीम प्रिपेयर करके उसको, पहले थीम को ना फिर याद करना है, रट्टा करना, लगाना है, ठीक है। और फिर आपने ऐसे लिखना शुरू कर। मीना, यस आई रिकमेंड। असल में 2023 में पेपर जो है वो बड़ा ही डिफिकल्ट सा आया हुआ था, एमसीक्यूज नहीं अच्छे थे, मार्क्स स्कोर वहां से कम आए। मेरे वैसे 67 है, विच इज द हाईएस्ट स्कोर इन यूरोपियन हिस्ट्री। लेकिन अगर आपने अच्छा पढ़ा हो तो अगर हिट भी हो रहा है तब भी यू विल गेट अ गुड स्कोर। तो ये कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर लेट मी टर्न ऑफ द वीडियो, ठीक है। एक मिनट और। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं? मुझे टेक्स्ट मैसेज में ड्रॉप करके मैसेज करके बता दें। ऑलराइट, सॉरी, साइट पे लाइट चली गई है, और जो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बट लेट्स लेट्स जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हेयर अगेन, ठीक है। आई नो, अली ने मुझे फिर रिमाइंड कर दिया, तो आई वांट टू से दिस टू एवरीबॉडी अगेन। अगर कोई ख्वाहिश आपको तहज्जुद की नमाज तक नहीं लेकर जाती ना, वो आपको उस टाइम नहीं जगाती, तो यकीन करें कि यू डू नॉट वांट इट दैट बैडली, ठीक है। मैम, थीम्स को रेडी करते हुए मटेरियल को अपने वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करें टू अवॉइड कॉपी पेस्टिंग। देखिए, जब आप थीम प्रिपेयर कर रहे होंगे, कहीं से आप कॉपी करके लिख भी रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट तो वो पूछता ही नहीं है। एग्जैक्ट चीजें जो आप अपने नोट्स में प्रिपेयर करके लिखते हो ना, वो सेम क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। सो आप उसको अप्लाई अपने वर्ड्स में ही करते हो हमेशा। मैम, अच्छा, जनवरी तक मेरा सिलेबस चल रहा था, ठीक है। मैंने उससे पहले कंप्लीट नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम स्लॉट बहुत थोड़ा था मेरे पास। अच्छा, उसके अलावा भी क्वेश्चंस देख लो। आयसा, पंजाबी वाजंट माय ऑप्शनल। ऐसे से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। फिर ताकि 1-2 मिनट तक हम फिर इसको खत्म करेंगे, ठीक है। जी, एरम रिसर्च पेपर्स का जो है दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अकेडमी, मैंने इन पर्सन अकेडमी ऐसे ज्वाइन नहीं की जाकर लाहौर में, मैंने इंटरव्यू के लिए डिफरेंट अकेडमीज ज्वाइन की थी, ठीक है। सो आई विश आई कुड रिकमेंड यू वन, ठीक है।
ऐसे आप साथ साथ प्रिपेयर करते हो। आप देखो, आप दिन को डिवाइड करो 3 स्लॉट्स में। सुबह उठते ही 3 घंटे आपने इंग्लिश ऐसे और प्रेसी को देने हैं। कोई ना कोई एक चीज लाजमी करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने पूरे दिन को 5 5 घंटों के 2 स्लॉट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अ, एक स्लॉट में आप एक सब्जेक्ट कर लें और अगले स्लॉट में आप दूसरा सब्जेक्ट कर लें। हाँ जी समी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। थैंक यू एरम, थैंक यू। मीना, प्लीज अगर आप ऐसे को देखना चाहते हो तो बेशक अभी से कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दे, ठीक है। कोई मसला नहीं है। क्योंकि जितना अच्छा प्रैक्टिस किया होगा, जितनी क्योंकि मेक श्योर ऑफ दिस कि आपने जब पहली अटेम्प्ट के लिए बैठना है तो वो दैट शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है। टीम्स के लिए आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर कौन सी साइट से रीड करें? देयर इज नो वन स्पेसिफिक साइट पर ही ना। अगर एक साइट होती तो ये बहुत इजी होता ना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सो यूट्यूब से पढ़ने का फायदा होता है या नहीं होता? अच्छा, यूट्यूब से आपने पढ़ा यूं नहीं होता। यूट्यूब से ये होता है कि आप पॉडकास्ट, एजुकेशन पे, वाटर पे, किसी ना किसी का कोई टॉक शो टाइप इस किस्म की आप बातें उनको रीड करते हो, ठीक है। और जब आप वो समझ रहे होते हो ना, तो वो असल में कंटेंट को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। जब वो कंटेंट को रिलेट करती है ना, वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों के प्लीज क्वेश्चंस मिस भी हो गए। अच्छा, किसी ने पूछा वैसे के लिए कंटेंट बुक से करना बेस्ट है या ऑनलाइन? कोई कोई टॉपिक्स आपको बुक से अच्छे मिल जाएंगे, कई कई टॉपिक्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। कोई एक बुक अगर होती ना हर सब्जेक्ट के लिए तो सीएसएस आसान होता। ये मुश्किल ही इसलिए है कि यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। हाउ, मैम, हाउ टू प्रिपेयर current affairs? And we should only prepare 2 to 3 years of current affairs or whole background. For example, economy topic, it's helpful for essay. अच्छा। अच्छा, सो ये लास्ट क्वेश्चन है विच आई एम टेकिंग, क्योंकि इसके बाद हमने क्लास खत्म करनी है और फिर करंट अफेयर्स की क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो है ना करंट अफेयर्स, वो आप इस ईयर का स्पेसिफिकली आप पढ़ते हो, ठीक है। कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सटेंड कर रहे होते हैं ओवर द ईयर्स। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वाला 2023 में भी था, उसमें पेपर में भी आया। फिर अब 2024 वाला भी में भी चल रहा था, अब 25 तक भी एक्सटेंड कर रहा है। सो दैट इवेंट एक्सटेंड्स ओवर ईयर्स। बाकी आप मेजरली जो होते हैं ना, वो आप इसी ईयर के मेजर इवेंट्स करते हो। उसके अलावा जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पाकिस्तान के चल रहे हैं वो तो सदियों से सेम चल रहे हैं। वो तो करने ही करने हैं। उसमें इकोनॉमी भी आ जाती है, पॉपुलेशन भी आ जाती है, आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, आपकी एजुकेशन, ठीक है। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। जी अरूज, आप प्लीज अपना आखिरी क्वेश्चन लिखें और फिर हम ताकि इसको खत्म करें। हाउ टू सिलेक्ट डिफरेंट आउटलाइंस फॉर मटेरियल सर्चिंग? आउटलाइन नहीं, थीम्स। और उसकी मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है, ठीक है। उन थीम्स के ऊपर आप ढूंढ सकते हैं आंसर्स, ठीक है। सो लेट्स एंड इट हेयर नाउ, ठीक है। ठीक हो गया। अब लेट्स जस्ट एंड इट नाउ। आप में से जितने लोगों ने रजिस्टर करना हो, आप लोगों को जो नंबर है वो ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है। आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आई होप कि ये जो सेशन है इट हेल्प यू इन वन वे और अनदर। ऑलराइट समी, अभी सिर्फ इंग्लिश ऐसे, बट क्रिमिनोलॉजी प्रोबेबली मैं स्टार्ट करूँ, क्रिमिनोलॉजी या इस्लामिया, ठीक है। सो और जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको जो लेक्चर्स दिए जाएंगे उनकी मिलती है रिकॉर्डिंग साथ साथ, ठीक है। चलिए, लेट्स एंड इट हेयर नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी अटेंड किया है, ताकि आई होप इट हेल्प यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।